What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसमें आप लोग बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और उन लोगों को लगता है कि अरे यार हम ना अगर ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो चलो ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ये हमने क्रैक कर लिया कोड। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में ये प्रॉब्लम है और हमने इस कोड को क्रैक करके हमने रियल एस्टेट को कैसे हमें इन्वेस्ट करना है हमने बेहतरीन तरीका निकाल लिया। तो भाई आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं और जो कि बहुत सारे लोगों का अभी रिसेंटली बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बन गया है इन्वेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट जो सेबी की तुम्हारी ये बड़ी फेमस माधवी पुरी बुच जो उनकी चेयरमैन थी सेबी की, सेबी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता तो वो सेबी एक्चुअली रेगुलेट्स करता है कि कौन जो स्टॉक मार्केट में है वो प्रैक्टिस जो फॉलो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ढंग से कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई स्टॉक्स में मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा। तो ये एक्चुअली सेबी देखती है। तो सेबी के जो फाउंडर नहीं है, जो चेयरमैन है माधवी पुरी बुच ने भी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट किया है और इनके अपने कुछ पर्सनल मोटिव्स भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पुश किया है। तो इसका इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली जिन्होंने अडानी की बैंड बजाई थी, इनका नाम क्या है, कौन सी वो है, अरे वो लड़का जो बेचारा बाहर का है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो है क्या कहते हैं एनालिस्ट, वो तो उसने बड़ी अडानी की स्टॉक्स में बड़ी वाट लगाई थी ना। उसने बोला था कि अडानी के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, उसकी वजह से अडानी के स्टॉक्स गिरे। तो उसी ने एक बार सेबी से ही बड़े पंगे लिए थे और माधवी पुरी बुच के पूरे कट्ठे चिट्ठे निकाले थे। उसमें उसने दिखाया था कि देखो कैसे माधवी पुरी बुच बाहर किसी कंपनी में उनका कोई करेक्ट है और वो कंपनी एक्चुअली इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। और इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को से भी माधवी पुरी बुच जी प्रमोट कर रही हैं ओपनली ऑन सेबी, लाइक इन इंडियन ऑडियंस को लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और वही इंस्ट्रूमेंट वो उठा रही है उनकी एक कंपनी जो बाहर लिस्टेड है, तो बाहर से वो इंडिया में माल उठा रहे हैं वही। और उससे उस कंपनी का इनका कनेक्शन उसने एस्टेब्लिश किया और दिखाया भी। खैर हम अभी सेबी की माधवी पुरी बुच जी के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले, पर एक्चुअली ये बड़ा सवाल है उनके ऊपर और ऑलरेडी बहुत सारी उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और लोग देख रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फिलहाल हम बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये इंस्ट्रूमेंट है भाई राइट्स, REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया क्रैक कर लिया हमने कोड, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है एज अ स्टॉक मार्केट पर। आप एक्चुअली बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो तो रियल एस्टेट में, ठीक है। अब रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या होता है, आपको लॉक इन मिलता है। जब आप ज़मीन खरीदते तो आपको लॉक इन मिलता है। अब आप जब बेचोगे तब आपको ज़मीन बेचोगे, जब आपको पैसा मिलेगा। बट इसमें क्या होता है कि इसमें फ़ायदा आपको राइट्स में ये मिलता है कि इसमें लिक्विडिटी है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है। रियल एस्टेट में जब भी आप ज़मीन बेचोगे तो बायर खड़ा होना चाहिए तभी आप बेच पाओगे। अगर बायर खड़ा नहीं है तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। जब तक बायर की आप खरीदते हो अपनी मर्जी से पर बेचते हो बायर की मर्जी से, जब आपके पास बायर होता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में और हम इसकी हमेशा बात करते हैं कि रियल एस्टेट इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं लगता अब। बट एट द सेम टाइम बात कर रहे हैं हम राइट्स में और लोगों को लगता है कि राइट्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि राइट्स में लिक्विडिटी मिल जाती है आपको। लिक्विडिटी मतलब कि आप कभी भी शेयर उठा के बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। रियल एस्टेट में आप कभी भी ज़मीन नहीं खरीद सकते, पर राइट्स में क्योंकि आपके पास एक फेयर प्राइस आपको दिख रहा होता है कि आज ये इस प्राइस पे और हर प्राइस पे ट्रेड हो रहे होते हैं शेयर, तो आप कभी भी आपको मन करा आपने पैसा उठाया बेच दिया और आपको जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो रियल एस्टेट के मिल जाएंगे। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट कितना होता है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो रियल एस्टेट का ऑन एन एवरेज 10% के आसपास ही आपको अप्रिसिएशन मिलता है। देखा गया है पिछले कई आंकड़ों के हिसाब से। और इनफैक्ट राइट्स और बहुत सारी कंपनीज भी बोलती हैं कि आपको 10% के आसपास ही रिटर्न मिलता है रियल एस्टेट में कैपिटल अप्रिसिएशन मिला के।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार हमारे दादू ने तो हम ज़मीन खरीदी थी और वो इतने लाख की हो गई, पर वो 10% कंपाउंडेड होके हुई है ना। बहुत साल अगर आप 10% पे आप कंपाउंड होते रहते हो, और अगर आप 40-50 साल के लिए कोई चीज़ रखो तो वो कंपाउंड होकर अच्छा अमाउंट हो जाता है। तो उसमें इक्विटी मार्केट्स में भी हो जाता है, वो तो म्यूचुअल फंड्स में भी हो जाएगा, तो उसमें क्या टेंशन है। बट 10% अगर आपको मिलता है तो अब आप ये सोचो एक बार कि 10% में जो आप राइट्स कंपनी है जो आपको ये इशू करती है, जो आपको बॉन्ड में मतलब आपको शेयर्स देती है इस कंपनी के, और वो इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में आपके बिहाफ पर। तो और अच्छी बात ये है कि आपको टिकट साइज छोटा हो गया, मतलब कि आपको लाख रुपए की, 2 लाख की, 5 लाख की तो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी कम से कम। एक छोटा सा लैंड, जरा सा भी लैंड बाहर कहीं बहुत दूर भी खरीदना है तो भी 4-5 लाख रुपए का तो आएगा। अब आपको 500 रुपये से आपको स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि 500 रुपये में मैंने खरीद लिया रियल इस्टेट का टुकड़ा। देखो मैं अब हो गया इन्वेस्टर और मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा आ गया 500 रुपये में। ये आपको सिर्फ आपकी खुशी के लिए होता है, पर एक्चुअली आप कितने मालिक बनते हो ज़मीन के वो तो वक्त ही बताता है। क्योंकि पहले आप ये बात समझो कि 10% तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, और 10% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, तो उसके अलावा राइट्स जो कंपनी है जो आपको ये सब इशू कर रही है, जो ये तामझाम पूरा संभाल रही है आपके ब्याह पर, तो ये भी तो 1-2% ले रहे होंगे ना। तो अब 7-8% आप कमा रहे हो, मोटा मोटा 8 से 8.5% कमा लोगे, तो 8% में आप एफडी में पैसे डाल दो, तो 8% में सीनियर सिटीजन पे अपने पापा मम्मी के नाम पे एफडी में पैसा डाल दो, क्या दिक्कत है। 8% के आप जब वहाँ कमा रहे हो, आप 8.5% में आप राइट्स में मतलब आधे परसेंट के लिए आप इतनी मारा मारी कर रहे हो, तो क्या ही मतलब। मुझे वो मतलब वो मुझे लॉजिकल समझ में नहीं आया कि आप आधे परसेंट के लिए इतनी मारा मारी कर रहे हो। तो इससे अच्छा तो आप फिर उसमें क्या कहते हैं निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स में आपको थोड़ा सा सुकून तो रहता है कि सेफ है, और सरकार इसको मॉडरेट कर रही है, तो आपको डर कम रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, पर 12% ऑन एन एवरेज 20-25 साल में आपको मिल जाते हैं। 10 साल में तो मिल ही जाते हैं 12% के आसपास रिटर्न, तो नथिंग लाइक इट। तो मुझे ये लगता है ये राइट्स जो है बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली इन्हें माधवीपुरी बिच जी ने, जो हमारी सेबी की एडवाइजर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है इसको। पर मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ये लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। इनफैक्ट अगर आपको ज़मीन का सच में ज़मीन का आपको इन्वेस्ट करना है, और आपको रियल एस्टेट में सच में इंटरेस्ट है, और आपको रियल एस्टेट का जो सेटिस्फैक्शन है वो चाहिए कि नहीं यार मुझे ज़मीन में होल्ड करता हूँ या जो प्रॉपर्टी में होल्ड करता हूँ, उसकी जो सेटिस्फैक्शन, उसकी जो खुशी है वो अलग ही है, तो वो खुशी मुझे चाहिए। अगर आपको वो खुशी चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट की आपको वो सुकून चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको ज़मीन ही खरीदनी चाहिए या प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। कम से कम आपके पास एक टैंजिबल एसेट तो होता है, हाथ में आपके पास दिखता है ना ये ज़मीन है मेरे पास, वो सामने प्लॉट है वो मेरा, सामने प्लॉट है वो मेरा है, सामने वो बिल्डिंग खड़ी है वो मेरी है। कम से कम ये सुकून तो होता है। और फिर आपका अच्छी बात ये भी है कि एक लिक्विडिटी नहीं होती इसमें, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलोगे भी नहीं ना, तो अब लंबे समय तक निकलोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाओगे, तो ये फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारा पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा दें या रियल एस्टेट में लगा दें, ऐसा बेवकूफ़ी लगती है मुझे। पर थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में आप हमेशा लगा सकते हो, और रियल एस्टेट फिजिकल रियल एस्टेट में लगाइए जहाँ प्लॉट है, ज़मीन है, जिससे कि आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले कि यार ये ज़मीन तो मेरे पास पड़ी है। ज़मीनों की कीमतें ज़्यादा बढ़ती नहीं है तो गिरती भी नहीं है ना, तो कम से कम वही प्राइस तो स्टेबल रहता है बहुत सालों साल अगर नहीं भागा तो आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि एटलीस्ट इट विल नॉट गो डाउन। इन्फ्लेशन का रेट हमारा मोटा मोटा 8-9% होता है, सरकारी आंकड़े 5% होते हैं, 8-9% इन्फ्लेशन रेट होता है। तो एफडी में और वैसे अगर देखा जाए आप रियल एस्टेट में, तो इन्फ्लेशन को ही बीट कर पाते हो आप, और बहुत ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट्स इट। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ कि राइट्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल मुझे नहीं लगता, REITs, और ये बहुत जगह बहुत एम्बेसी और एम्बेसी पार्क्स नाम से भी है कोई स्टॉक इसका राइट्स का ही। तो 2-3 एक्चुअली इनके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली ट्रेड होते हैं, और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दो स्टॉक्स। अगर आपको लगता है उसमें, और अब आपके लिए कोई अलग थ्योरी है आपके दिमाग में, कोई अलग क्या कहते हैं आपके दिमाग में कोई अलग वो है इसका क्या कहते हैं नोशन, या फिर आपके दिमाग में कोई अलग आर्ग्यूमेंट है कि नहीं आपको इन्वेस्टमेंट REITs में करनी चाहिए, तो जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन इसके ऊपर भी। और मैं भी सोचूंगा कि क्या अगर ऐसा है तो क्या मैं भी राइट्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।